Hello everyone, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Pathais Academy. So today we are going to discuss this UPSC paper, especially paper 4, General Studies paper 4, that belongs to ethics. तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज ये पेपर वैसा नहीं है कि इसको बुक से आप रट लें एंड देन कुछ भी लिख कर आ जाएं. पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली अलग अलग होंगे बिकॉज इस पेपर का डायनामिज्म इंटायरली डिफरेंट है. तो सेक्शन ए का ये एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. बाकी सारे क्वेश्चंस एक करके करेंगे. द फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस as a dependable source of input for administrative rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. तो ethical point of view और इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन पढ़ दूं. प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है. नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए. क्रिटिकली एग्जामिन करना है. तो जब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन, तो उस वक्त हमें यह देखना होता है कि जो पूरा क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं. हमें उसके चैलेंजेस भी बताना है, नेगेटिविटी को भी हाईलाइट करना है, बट पूरा क्वेश्चन आपका नेगेटिव पॉइंट से भरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना है. ये देखते हुए कि इसमें कमजोरी क्या है, चैलेंज क्या है, वो देखते हुए हमें एनालाइज करना है. राइट, आगे चलते हैं. तो फर्स्ट विल ब्रेक द क्वेश्चन. एक तो इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ एआई कहा है. दूसरा डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट. इसका मतलब हम कोई डेटा ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सोर्स एक ही है, वो डिपेंड होने वाली बात है, और वो है एआई का सोर्स है. राइट, एंड दिस वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन. ठीक है, अब यहां पर बात क्या आ रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन की बात हो रही है, रैशनैलिटी की बात हो रही है. इसके दो एंगल हैं, अभी बताऊंगा मैं. एक तो रैशनल होना, साइंटिफिक होना, हिंदी में कहें तो तार्किक होना, जैसी बातचीत को हम कहते हैं. तो उस केस में ये है क्या, और दूसरा है कि क्या हम यहां पर किसी थिंकर को देखें, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी इन्होंने लिया है. और बिकॉज ये पेपर डील होता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के एक्शन के लिए. आप देखें जीएस के बाकी पेपर्स में क्या है नेचर, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब एक पर्सन से बाहर की जितनी दुनिया उन सब के बारे में वो डील करता है. बट ये पेपर एज अ पर्सन एक ब्यूरोक्रेट को डील करता है. एज अ पर्सन आप क्या सोच रहे हैं, एज अ पर्सन आपके दिमाग में क्या है, आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है, आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, पूरा एक पर्सन के बारे में है. और ये वो पर्सन कौन है जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता है जीएस के, और वो सोसाइटी को सर्विस देता है. क्लियर? उसके बारे में उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसका एंगल आपको अलग नजर आएगा इस पेपर का. अब आंसर लिखने के पहले कुछ क्वेश्चंस है. देखिए, एग्जाम हॉल में आप इतने डिटेल एनालिसिस के साथ नहीं लिखते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम फ्यूचरिस्टिक होकर देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आए तो उसे ब्रेक कैसे करें, इसके एंगल, इसके मीनिंग को समझने के लिए. व्हाट वाज द फर्स्ट वन? क्वेश्चन नंबर 1, वेयर दे आर यूजिंग एआई. एआई का इस्तेमाल कहां पर करना है, नंबर 1 आपको ये सोचना है ताकि आप एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच सके. सेकंड वन इज फॉर व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे कुड बी डिपेंडेंट ऑन एआई. ऐसा कौन सा डेटा है जिसके लिए वो डिपेंडेंट हो सकते हैं. थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज अ डेटा बैंक. तो अब ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, बिकॉज दे यूज टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ डेटा. अब इतना डेटा उनके पास खुद ब खुद है. गवर्नमेंट की एक साइट है data.gov.in, और वाकई उसका एनालिसिस करना कंप्यूटर से आसान कुछ हो नहीं सकता. और एआई तो 2 कदम और आगे है, क्योंकि गूगल कोई डेटा निकालेगा तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज से निकालेगा. एआई उसमें भी डिसीजन लेकर कुछ नया दे सकता है, वो और भी अपने कैलकुलेशन दे सकता है. What kind of, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of logic which has been used in AI. अब AI जनरलिस्टिक चीज नहीं है, एक जनरल आंसर तो दे सकता है AI, लेकिन AI का लॉजिक बैकएंड में क्या है, बिकॉज AI भी डेवलप करने के अलग अलग मॉडल हैं. फोटो बनाने के लिए AI, सॉन्ग्स सेलेक्ट करने के लिए AI, डिजाइन करने के लिए AI, सॉफ्टवेयर में कोडिंग लिखने का AI, सभी का AI अलग अलग है. जरूरी नहीं कि कोई यूनिवर्सल AI हम बना दें. चैट जीपीटी है
पर उसके बावजूद भी मैं बोलना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का एआई अलग होगा, उसका डेटा बैंक अलग होगा। मान लो उसको आपने 25 बुक्स या 25 रिपोर्ट्स स्कैन करके दिया है और उनमें से उसको फीड लेना है, फिर तो उन्हीं में से लेगा। या उसको यूनिवर्सली आपने खोल दिया, जहां भी मिले वहां से लो, फिर तो अगेन उसको चैलेंज है। क्योंकि कोई डिसीजन लिया जा रहा है इंडिया में, उस डिसीजन की एक लिमिट होगी, उसकी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी। सपोज किसी को बस्तर के बारे में डिसीजन लेना है, अयोध्या के बारे में लेना है, जम्मू कश्मीर के बारे में लेना है और नागालैंड के बारे में लेना है, तो ये सारे ज्योग्राफिकल, सोसाइटल, पॉलिटिकल सभी कंडीशंस अलग अलग हैं। इनको यूनिवर्सली हम किसी एक डेफिनेशन में बांध नहीं सकते। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। ओके, नाउ so what kind of logic which has been used in AI could be working on specific problems। तब क्या होगा, तो अगेन ये दिमाग में आना चाहिए आंसर लिखने के पहले। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग AI फॉर डे टू डे डिसीजंस, इज इट करेक्ट? तो रोजमर्रा के फैसलों पर वो लेगा, तब क्या होगा फैसलों का, ये भी एक सवाल आना चाहिए। आर दे यूज एनी सिंगल सोर्स ऑफ फॉर देयर डेटा? तो जब हम, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट, अब जो भी डेटा उनको लेना है तो उसके लिए क्या अब तक सिंगल सोर्स था कि अब हम एआई पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए, या मल्टीपल सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के? ये भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए आंसर लिखने के पहले। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, डज एआई बेस्ड डेटा विल मैच दैट लेवल? ये भी एक सवाल है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं, देखो ये पेपर 4 प्योरली बना है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक ब्यूरोक्रेट के लिए लिखा गया पेपर है, ना तो पॉलिटिशियन का है ना किसी और का है, बल्कि प्योर एंड प्योर आपके लिए है, सिविल सर्वेंट के लिए ये पेपर लिखा गया। और सिविल सर्वेंट किस पर बेस्ड होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, उसका बिहेवियर रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस्ड होता है। अब जब रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस्ड होता है तो क्या एआई वो लॉजिक पकड़ लेगा कि आईपीसी में क्या लिखा है, सीआरपीसी में क्या लिखा है? क्या वो इस बात को भी चेक करेगा कि ट्राइबल कानून क्या बना हुआ है, क्या फॉरेस्ट लॉ कुछ और कहता है? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट जब डिसीजन लेगा वो इन सारे एंगल को चेक करता और फिर वो कोई डिसीजन लेता। तब क्या होगा जब उसे डिफरेंट लॉ का एक एंगल लेना पड़ेगा, तो क्या एआई उस तरह के डिसीजन ले पाएगा? ये भी सोचने की जरूरत है। तो इन सारे एंगल से जब आप सोचेंगे तो आपको कुछ हद तक आंसर निकलता हुआ नजर आएगा। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग, मान लो मैं इसे थियरी से जोड़ दूं, तो इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट आप पाथ के बच्चे मेरे साथ ये थियरीज पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ाना जरूरी है, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग का मैटर है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर नहीं है, डिसीजन मेकिंग का मैटर है, और आप एक डिसीजन मेकर हैं गवर्नमेंट में, राइट? तो व्हाट डज इट मीन बाय रैशनल डिसीजन मेकिंग? The administrative model of decision making, also known as the bounded rationality model। तो बाउंडेड मतलब कोई लिमिटेड वर्जन है आपकी रैशनैलिटी का, आप 100% रैशनल नहीं हो सकते, ऐसा हर्बर्ट ए साइमन ने कहा है, जो अमेरिकन स्कॉलर हैं और बाद में आप देखते हैं उनको, आपको नोबेल प्राइज भी मिलता है इस मैटर के लिए। इज अ मॉडल दैट एज्यूम्स दैट डिसीजन मेकर्स आर नॉट कंप्लीटली रैशनल एंड आर लिमिटेड बाय टाइम एंड मोटिवेशन। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, सिचुएशन, परिस्थितियां क्या है उससे भी आपकी लिमिटेड रैशनैलिटी होती है। मतलब कंप्लीट तर्क, जैसे आप मान लो नागालैंड जा रहे हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, पीस का इशू है, अब वहां पर आप जा रहे हैं तो आपने जिस माइंडसेट से ट्रेनिंग ली है, जिस माइंडसेट से आपने जम्मू कश्मीर को हैंडल किया है, जरूरी नहीं नागालैंड उस माइंडसेट से हैंडल हो, वहां की कंडीशंस अलग हैं, वहां के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको वो एंगल वहां के लिए डेवलप करना पड़ेगा। और जो आप सोचते हैं कंप्लीट रैशनैलिटी कि मैं सारे साइंटिफिक डेटा कैलकुलेट कर लूं और फिर डिसीजन लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। यस, एआई फिर भी बहुत हद तक कर सकता, लेकिन अगेन इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक शर्ट लेनी, शर्ट लेते वक्त आप कितनी शॉप में जा सकते हैं चेक करने के लिए कि मैं बेस्ट डिसीजन ले रहा हूं? अपने आसपास के 3, 4, 5 मैक्सिमम 10 शॉप्स, इससे ज्यादा तो आप विजिट नहीं करेंगे, वो भी आपके शहर के पर्टिकुलर एरिया की दुकानें। पूरे शहर के दुकानों को आपने छान लिया ऐसा भी नहीं, पूरे इंडिया के शॉप्स, नो नॉट एट ऑल, पूरी दुनिया के शॉप्स, नॉट एट ऑल। तो फिर आप जो भी डिसीजंस लेते हैं वो लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड डेटा के साथ आप डिसीजंस लेते हैं, गॉट इट? और उस वक्त का जो बेस्ट अवेलेबल है
बेस्ट अवेलेबल सिचुएशन, बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज और बेस्ट इंपैक्ट जो हो सकता है वो डिसीजन आप लेते हैं. This model is based on the idea that decision makers often settle for a solution that is not ideal. आदर्श नहीं है वो, but it is the best they can get under the circumstances. This is called satisfying. मतलब आपको संतुष्टि देने वाला है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सारे ऑप्शंस नहीं तलाश करते और फिर डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड रैशनल डिसीजन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकर, तो एक मीनिंग तो मैंने ये लिया. अगेन देखो, ये पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली ऑप्शन टू राइट. ये मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि इस एंगल से जब हम जाते हैं तब एआई को समझिए, क्योंकि वहां रैशनल भी बोला है, ठीक है ना, और रैशनल भी बोला और एआई का भी इस्तेमाल, और पूछा है कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे. तो हमें देखने की जरूरत है. आगे के डिस्कशन में चलते हैं. तो रैशनैलिटी पर अब हम बात करते हैं कि क्या होता है. हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो अब इस मॉडल में क्या चीज है? लेस देन परफेक्ट डिसीजंस. द मॉडल एज्यूम्स दैट डिसीजन मेकर्स विल मेक डिसीजंस दैट आर नॉट आइडियल. वो आदर्श नहीं होगा. जरूरी नहीं कि हर मौसम में हर जगह पर फिट बैठे, और जनरली हम ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं. अभी भी एआई के आने के बावजूद भी हमें फिर भी वैसे ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर इन्वॉल्व. और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर स्टैटिक नहीं हो सकता. उसकी सोसाइटल कंडीशंस, उसकी मोरल कंडीशंस, उसके आई मीन वैल्यू एस्पेक्ट्स, ये सभी स्टैटिक नहीं हो सकते. क्लियर है? और स्टैटिक नहीं है तो हमारे डिसीजन भी कंप्यूटराइज नहीं हो सकते, बिकॉज कंप्यूटर बाइनरी डिसीजन 1 और 0 पर लेना आसान है. कुछ हद तक एआई सेंटीमेंट्स को देख लेगा जब हम बहुत ज्यादा डेटा उसको दे चुके होंगे. तो मे भी हो सकता है कि वो इमोशंस को पहचान जाए. लेकिन फिलहाल आज की डेट में हम बात करें तो हमें सपोज कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां के डिसीजंस लेने, तो वहां स्पॉट पर जाकर देखना पड़ेगा कि चैलेंज क्या है. उसे आप प्रोग्राम नहीं कर सकते और प्रोग्राम बेस्ड डिसीजन नहीं हो सकता. सपोज किसी बुजुर्ग की किसी एक घर में डेथ हो गई भूख के कारण. अब वहां पर आपको डिसीजन लेना है, तो क्या आप एआई से सर्च करेंगे और फिर वहां पर जाएंगे डिसीजन लेने के लिए, या एआई से पूछेंगे कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में? मे भी हो सकता है एआई जवाब दे दे, आंसर दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह देखना पड़ेगा कि रियल सीन पर, स्पॉट पर क्या मामला है. अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना होगा. और स्पॉट पे चीजें अलग हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को डील कर रहे हैं. अगेन ह्यूमन बीइंग में भी कुछ स्टैटिक पार्ट हो सकता है. जैसे क्राइम करने के मान लो 101 तरीके हैं, उससे ऊपर का कोई तरीका नहीं. आपने सभी के बारे में डेटा कलेक्ट कर लिया और उसको फीड कर दिया. अब एआई को जब आपने पूछा तो उसने आंसर कर दिया, क्योंकि उससे ऊपर का कोई मॉडल नहीं है, राइट. लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते वक्त वो लिमिटेशंस है. नाउ क्विक डिसीजंस. द मॉडल इज हेल्पफुल व्हेन टाइम और बजट कंस्ट्रेंट्स आर ए फैक्टर. तब आपको फटाफट डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आइडियल डिसीजन के लिए आप वेट नहीं कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिटेड एनालिसिस. डिसीजन मेकर्स अवॉइड एनालाइजिंग ऑल पॉसिबिलिटीज एंड इंस्टेड सेटल ऑन ए फ्यू सॉल्यूशंस. मैंने कहा कि शर्ट लेने के लिए आप सभी शॉप्स को नहीं खंगालते. आप क्या करते हैं? फटाफट डिसीजन लो, आगे बढ़ो. आपकी शादी होनी तो ऐसा नहीं करते ना कि बेस्ट ऑप्शन है. बेस्ट की तो कोई डेफिनेशन है नहीं ह्यूमन बीइंग में. उस वक्त आपको क्या ठीक लगा, उस वक्त आपको किससे प्यार मोहब्बत हुई, वहां आपकी शादी हो जाती दोस्तों, राइट. आप ऐसा नहीं करते ना कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पूरे सिटीज में घूमते हैं, पूरे इंडिया में घूमेंगे, फिर वर्ल्ड में घूमेंगे, तब जाके आपकी शादी होगी. नो, ऐसा कभी नहीं करते. जो जितने फोटोग्राफ्स आए उनमें से कोई एक देखना है, या फिर आपने पसंद कर रखा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी एक डिसीजन पे पहुंचना है. सो लिमिटेड एनालिसिस, देन इमोशनल डिसीजन. पीपल आर ऑफन प्रोन टू मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस. ये होगा. अगेन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो कोई ना कोई इमोशन हमारे साथ अटैच्ड है. हाँ, इससे बचने के लिए हम एआई की ओर जा सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक साइंटिफिक डिसीजंस, सो दैट वी कैन टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, राइट. तो साइंटिफिक होना तो है हमें, लेकिन इमोशंस हम कंप्लीटली गिव अप नहीं कर सकते. और इमोशंस, क्योंकि आपका अपना बैकग्राउंड है. मान लो कोई एक जज कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस जज का बैकग्राउंड भी तो काम करता होगा. हो सकता है वो विमेन है, महिला है, तो जेंडर बायसनेस ना बोले, बट उनके अपने जेंडर होने का कोई वैल्यू है, एक मेल होने का कोई वैल्यू है. एक शादीशुदा आदमी
अपने अलग अनुभव से गुजरता है, वो चीजों को अलग देख सकता है। जिसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है वो डिसीजन लेते वक्त बहुत पॉजिटिव एंगल से सोचेगा। तो ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड मायने रखता है एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपके फैक्ट्स एंड वैल्यूज, फैक्ट्स क्या है जो साइंटिफिक हो सकते हैं, वैल्यूज क्या है इमोशंस हो सकते हैं, इनके बेसिस पर आपके डिसीजन चेंज हो सकते हैं। तो इस थ्योरी में, साइमन के इस रैशनल थ्योरी में आप देखेंगे ये भी एक लिमिटेशन है कि हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए कई बार हम गलत भी हो जाते हैं और कई बार परफेक्टली सही भी बैठते हैं। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिसीजन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। हमें नहीं पता होता कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत ज्यादा उसको एनालाइज नहीं किया जाता। ठीक है ना, कि मैंने मान लो लाठी चार्ज करने के लिए बोल दिया एज ए एसडीएम और डीएम, तो पब्लिक क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा, इसको हम बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कि 90% टाइम में एक जैसा हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। 10% अलग हो गया, देन व्हाट। जैसे रेलवे में रिजर्वेशंस के लिए आप चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी अपने आप में प्रोबेबिलिटी ही है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नाम ही प्रोबेबिलिटी है, आप सभी ने पढ़ रखा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहां पर हमें यह देखने की जरूरत है कि हम कंफर्मेशन की ओर नहीं जा रहे हैं और नॉलेज हमारा पूरा नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर। तो हमें यह देखना पड़ेगा सिचुएशन पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, हमें बिहेवियर से क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, अकॉर्डिंगली हमें डिसीजंस लेने की जरूरत है। लेकिन हम अपने डिसीजंस को एआई सपोर्टेड ले सकते हैं। क्लियर है, हमारा मे बी एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा कि इंडिया के अलग अलग जगह पर ऐसे सीन में क्या डिसीजन लिया गया। तो मे भी हो सकता है कि एआई जो अवेलेबल डेटा है वो आपको दे दे, एज अ ह्यूमन आपको याद ना रहे लेकिन एआई जरूर आपको दे देगा, वहां पर एआई काम कर सकता है। सॉरी, इमेजिनेशन इज यूज्ड टू अटैच वैल्यू टू द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ये ह्यूमन बीइंग का अपना पावर है, इमेजिनेशन। आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, नहीं होगा, और ह्यूमन एक्सपीरियंस से हम ज्यादा परफेक्ट डिसीजन लेते आए हैं। बट अब एआई का इमरजेंस है तो उसके अपने एथिकल कंसर्न है, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि एक ह्यूमन इमेजिनेशन क्या है, क्योंकि जैसे आपको मान लो पहली बार सिंगापुर जाना, तो आप उस जगह को लेकर एक मेंटल मैप तैयार करना शुरू कर देते हैं। सिंगापुर ऐसा होगा, मैं यहां उतरूंगा, इस तरह से जाना होगा, वहां का घर ऐसा होगा, होटल ऐसा होगा, वहां का खाना ऐसा, एक इमेजिनेशन आप करना शुरू करते। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जाने के पहले उस जगह के बारे में आप सोच लेते। तो अब ठीक है, अब तो गूगल है तो आप खुद उसको सर्च कर सकते हैं, अरे एग्जैक्ट ऐसा दिखता है। तो कंप्यूटर की हेल्प से हमें कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके अपने पीछे एथिकल कंसर्न्स हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं क्या है। Now, the use of artificial intelligence in administrative decision making is indeed a complex and debating topic. There are several factors to consider. अब हम आते हैं कि जो ethical concern है उसमें क्या हो सकता है। Now, pros, efficiency. AI can process large amounts of data quickly, providing insights that might take human much longer to uncover. ये हमने पहले भी बात किया है कि डेटा एनालिसिस प्रोसेसिंग में माहिर है सिस्टम, AI उसको बहुत फास्ट कर सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने ये चूज किया कि जब भी राइट्स होते हैं तो मैक्सिमम टाइम पर पब्लिक ने कैसा रिएक्ट किया, सकता है डेटा अवेलेबल हो और उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन सही कर बैठे। एटलीस्ट हमारे पास पहले से डेटा होगा कि ये 5 तो होता ही है हर बार कि लोग आग जलाएंगे, पब्लिक व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपने कम से कम 5 के लिए प्रोटेक्शन ले लिया, तो ये बेनिफिट आपके पास है। Consistency, AI systems can offer consistent decision making without the biases that might affect human judgment. Again consistency, क्योंकि उसके पास वो हर बार डेटा पर बेस्ड डिसीजन लेता है और हम हर बार सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, हर बार हमारे डिसीजन अलग हो सकते हैं। करेक्ट। नाउ डेटा ड्रिवन डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस कैन पोटेंशियली बी मोर रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये जो रैशनैलिटी है ये हर्बर्ट ए साइमन वाला नहीं है, क्योंकि वो तो लिमिटेड रैशनैलिटी की बात करते हैं, बिकॉज उन्होंने माना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रैशनैलिटी लिमिटेड है। बट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन टर्म्स ऑफ एआई, ऑब्वियसली रैशनैलिटी कुड बी मोर परफेक्ट इन केस ऑफ एआई, राइट। नाउ नाउ कौन सी अभी हमने प्रॉस देखा, कॉन्स देखते हैं।
biasness. AI systems can inherit biases present in the data they are trained on, leading to biased outcomes. ये जो trained on है ये क्या है, हम डेटा फीड करते हैं, एआई को ट्रेन करना पड़ता है, क्लियर है, बाद में वो फिर खुद से चीजों को डिफाइन करता है, उसका जो लूप लगता है डिसीजन मेकिंग का, उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो खुद से सीखना शुरू कर देता है, वो पुराने एनालिसिस को भी मान लेता है, कंपेयर करता है, लेकिन एटलीस्ट उसको फीड करना पड़ेगा, उसके प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ेगा, और यदि उस प्रोग्रामिंग में डेटा बायस लेने वाला प्रोग्रामिंग हो गया, देन इसके अपने एथिकल एस्पेक्ट्स है, एथिकल कंसर्न्स है. ट्रांसपेरेंसी, द डिसीजन मेकिंग process of AI can be opaque, making it difficult to understand how a particular decision was reached. तो अगेन कोई प्रोसेस वो बताएगा नहीं, वो एनालिसिस करके दे देगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन के पास एक कैलकुलेशन होता कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने ये देखा तो फिर ऐसा किया, फिर ये घटना हुई तो इसलिए मैंने ऐसा किया, और वो हर चीज के ऊपर उसके पास अपना लॉजिक हो सकता है, बट एआई जरूरी नहीं उन सारी चीजों को बताए. Ethical concerns, there are ethical considerations regarding the extent to which AI should be involved in decision making, especially in sensitive areas. अब राइट्स हो गए, दंगे हो गए धार्मिक आधार पर, तब वहां क्या करोगे, क्योंकि एआई जरूरी नहीं कि वो सारी कंडीशन जानता हो कि भारत में किस तरह से रिलीजियस राइट्स हो सकते हैं और यूरोप में किस तरह से हो सकते हैं, तो अगेन वहां पर बायसनेस आ सकती है, ये एक बड़ा चैलेंज है. फिर आप देखोगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हम कर रहे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में डिफाइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से सोचता है, दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन अलग सोचते हैं, उस केस में हमें समझने की जरूरत है कि एआई क्या करेगा. तो दीज आर एथिकल कंसर्न. नाउ डिबेटेबल पॉइंट्स, अकाउंटेबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ एन एआई सिस्टम मेक्स अ रॉन्ग डिसीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट. तब क्या बोलेंगे आप कि नो एआई ने लिया, मैंने डिसीजन नहीं लिया, तो दिस इज नंबर वन. बिकॉज अकाउंटेबल पर्सन को किया जा सकता है, सिस्टम को हम अकाउंटेबल नहीं कहते हैं. सो कोई तो पर्सन होगा जो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा, बिकॉज आर द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज रन बाय ह्यूमन बीइंग ओनली, बाय द ब्यूरोक्रेट्स ओनली, बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स ओनली. नाउ ह्यूमन ओवरसाइट, हाउ मच ह्यूमन ओवरसाइट इज नेसेसरी टू एंश्योर एआई डिसीजंस आर फेयर एंड एक्यूरेट. तो देयर इज अ नो कैलकुलेशन कि हम कितना उसको सही माने नहीं माने और कितना सुपरविजन करें हम हर डिसीजन पे, हर डेटा पर. Adaptability, can AI systems adapt to new unforeseen situations as effectively as humans? क्योंकि हम उन जगह पर जाकर हम एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे फिंगर्स को आप देखेंगे तो उनका जितना फोल्ड है वो कहीं पर भी कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, और सिचुएशन के हिसाब से इस फिंगर पे लोड ले सकता है, इधर लोड ले सकता है. लेकिन जो आर्टिफिशियल हैंड्स हैं वो भी अब डिजाइन हो रहे हैं, रोबोटिक हैंड्स, बट अगेन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. वो ब्रेन के साथ इमीडिएट वैसा कैच करे, थोड़ी तो लिमिटेशंस है, राइट. तो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो सिचुएशंस पर अलग अलग फैसले ले सकता है, उसकी कैपेसिटी इमेंस हो सकती है, और हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में आप और ज्यादा टफ हो जाएं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं. जरूरी नहीं कि एआई, क्योंकि एआई तो स्टेबल होगा, वो हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालेगा. और स्टिल आर&डी की बात है, आज से हो सकता है 2 साल बाद हम कुछ और बातें कर रहे होंगे, तब तक एआई काफी एडवांस मोड पर आ गया होगा. बट आज हमें बात करनी है जो एग्जिस्टिंग एआई हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? डू यू सी मोर पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क इन यूजिंग एआई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस? तो अब आपको ये सोचना है, क्लियर है. जब आप आंसर लिखेंगे तो इस एनालिसिस पर लिखें. मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको कुछ इसमें पढ़ा भी दूं और समझा भी दूं कि इस क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, सो दैट आप बाकी क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएं. तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉब्लम विथ एआई, ये हो सकता है प्रॉब्लम एआई के साथ हो तो हम जज नहीं कर पाएंगे. व्हेन डिसीजंस आर अबाउट ह्यूमन एस्पेक्ट्स, अगेन तो ह्यूमन एस्पेक्ट्स को हम मशीन से कैसे डील करें, मतलब ह्यूमन की प्रॉब्लम को ह्यूमन समझ रहा है, वो भी मशीन की हेल्प से. कुछ हद तक तो ठीक है बिकॉज डेटा ड्रिवन है, लेकिन जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उनका क्या? हो सकता है सामने वाले की गलती ना हो और एआई ने एक जनरल क्राइटेरिया दे दिया, आपने डिसीजन फॉलो किया और गलती से वो मारा गया, या उसके ऊपर उसके साथ इनजस्टिस हो गया. बिकॉज ये सभी चीजें देखो, आप गौर से देखेंगे तो नेचर में सारी चीजें स्टेबल है, नेचर में सारी चीजें स्टेबल है, एक्सेप्ट व्हाट? नेचर में, मैंने कहा नेचर में सारी चीजें स्टेबल है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग.
बिकॉज उसके अंदर जो इमोशंस हैं, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, उनकी वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी वैसे नहीं आ पाती जो नेचर में बाकी चीज की आती। अर्थ अपनी जगह रोटेट कर रहा है, हमें सूरज की रोशनी मिल जाती है डेली बेसिस पर, वो किसी दिन छुट्टी नहीं करता है। हमारा अपना मौसम खराब है वो एक अलग मैटर है, अर्थ का मौसम खराब है अलग मैटर है। आप देखोगे जानवरों में वो स्टेबिलिटी, उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट स्टेबल है जब तक हम उनको अननेसेसरी परेशान ना करें या छेड़े ना। वो अपनी दुनिया में तो स्टेबल है, उनका रोज का जो खाना पीना वो एज इट इज, उनका फूड चेन एज इट इज मेंटेन है। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो ह्यूमन एस्पेक्ट टोटली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। व्हाट अबाउट चेंजिंग सिचुएशंस, तब क्या होगा? व्हाट अबाउट ऑन द स्पॉट डिसीजंस, क्योंकि हम किसी डेटाबेस पर नहीं लेंगे, ऑन द स्पॉट लेना कि सभी लोगों ने क्या माना। हमें मान लो कहीं पर पीस अकॉर्ड साइन करना है, तो पीस अकॉर्ड में पॉइंट्स क्या आएंगे, जितने लोग बैठे हैं उनके बेसिस पर लिया जाएगा। हो सकता है सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, अलग अलग चैलेंजेस हो। आउट ऑफ द वे हेल्प। अब कई बार क्या होता है कि हम हर बार रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते, हम सिचुएशनल एनालिसिस करके एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये एडजस्ट एआई को कैसे सिखाया जाएगा? क्योंकि आप किसी बड़े शहर में डिसीजन ले रहे हैं, वहां तो आप 2+2=4 कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आप एडवर्स कंडीशन में फंसे? तब क्या होगा जब आप डिजास्टर सिचुएशन में रेस्क्यू कर रहे हैं? वहां के डिसीजंस वहां के हिसाब से होंगे। हाँ, फिर भी आप इमीडिएटली लैपटॉप खोल के हो सकता है डिसीजन ले रहे हो, टैब खोल के ले रहे हो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। उस वक्त हमें हमारा दिमाग क्या कह रहा है वो देखने की जरूरत है, और हमारा ह्यूमन ब्रेन वाकई पावरफुल चीज है। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि इन एथिकल पॉइंट्स के बावजूद भी हमें चैलेंज क्या आ सकता है, और जो एथिकल एंगल, तो बात हो रही थी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। तो दोस्तों जो क्वेश्चन था उस पर वापस आते हैं, और क्वेश्चन था हमारा कि रैशनल डिसीजन मेकिंग करना है तो वो उसके एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को एआई बेस्ड और एआई डिपेंडेबल बोला है ना, एआई पर डिपेंड रहते हुए डिसीजन मेकिंग करना है, तो उसके एथिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो ये उसके एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके पीछे स्लाइड्स में भी हमने देखा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, जहां पर मास लेवल पर हम डेटा बेस्ड बात करें, जैसे कल बारिश होगी नहीं होगी, ये डिसीजन लेना एआई के थ्रू आसान है। लेकिन बात होगी कि कितने ह्यूमन बीइंग परेशानी में हैं, कितने लोग परेशान हो सकते हैं, राइट्स में क्या होगा, दंगों में क्या होगा, इन सारी सिचुएशन में ऑन द स्पॉट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस मॉडल के लिए काम कर रहे हैं और किस जगह पर हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन एनालिसिस के लिए बने रहिए। फर्दर क्वेश्चंस आपको कमिंग वीडियोस में दिखाई देंगे, और यूपीएससी की बैच पाथ आईएएस एकेडमी में शुरू हो रही है, तो बैच के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। और एथिक्स से ही इनफैक्ट लेक्चर चालू हो रहा है, 1 अक्टूबर को एथिक्स के लेक्चर्स हैं, आप उस जरूर कांटेक्ट कीजिए और हमारे साथ बैठिए क्लासरूम में, और एक डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आएगा एथिक्स पढ़ना कैसे है और कौन कौन से एंगल प्रिपेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।